Hello everyone, welcome to this learning platform. So, in today's lecture we are going to cover the applications of Schrodinger wave equation. जो students अभी इस lecture को देख रहे हैं मेरी उनसे request है कि आप quantum chemistry के पहले वाले lectures एक बार देख लीजिए, okay? मैं already Schrodinger wave equation time dependent, time independent discuss कर चुकी हूँ और हमारे जितने भी applications वाले part होंगे उसमें हम सब में Schrodinger की time independent wave equation use करेंगे, okay? So सबसे first एप्लीकेशन है मेरा ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल और जिससे ही आप बोलते हैं क्या पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स पार्टिकल इन अ क्या आएगा पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स पार्टिकल इन अ 1D बॉक्स ओके सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले तो क्या करते हैं हम देखते हैं कि जो हमारा बॉक्स है वो कैसा होगा ठीक है तो कुछ अजम्पशन मानते हैं स्टार्ट करते हैं कंसीडर consider a particle of mass consider a free particle ठीक है consider a free particle of mass m moving in a 1D box moving in a यहाँ डी से मतलब है डायमेंशन जैसे आपके एक्स डायरेक्शन होता है वाई डायमेंशन होता है जेड डायमेंशन होता है तो ये सिर्फ एक ही डायमेंशन मींस जैसे आप लाइन मान लो ऐसे टाइप का कुछ है एक एक्स एक्सिस ही है बस ओनली ओके इसलिए ये क्या है 1D बॉक्स है 1 डायमेंशन का बॉक्स है तो कंसीडर अ फ्री पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन अ 1D बॉक्स ठीक है 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L within the limits 0 to L within the limits 0 to L such that क्या करा such that लिमिट क्या है हमारी विद इन द लिमिट 0 to L उसको कैसे लिख सकते हैं 0x और L ठीक है सच दैट पोटेंशियल Vx ठीक है अब अगर x डायरेक्शन ले रहे हो x डायमेंशन ले रहे हो तो पोटेंशियल भी सिर्फ x के अलोंग आएगा और ये लिमिट्स लिख दिए कि जो मेरा बॉक्स है वो 0 to L के बीच में ही होगा ओके सच दैट पोटेंशियल Vx इक्वल टू 0 कब Vx इक्वल टू 0 जब कुछ ऐसा केस हो या तो हम इसको और अच्छे से भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिखेंगे तब भी समझ आ जाएगा मीन्स विद इन द बॉक्स इनसाइड द बॉक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इनसाइड द बॉक्स क्या है भाई इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल 0 अभी हम देखेंगे कि पोटेंशियल क्यों 0 और ये इन्फिनिटी होगा कब जब मेरा जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू L होगा ओके ये मेरा पूरा कंडीशन है अब इसको समझने का हम ट्राई करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या करा ये बनाया ये क्या करा मैंने बॉक्स बनाया ये बॉक्स हुआ मेरा ये क्या है बेसिकली मेरा ये 0 हुआ और ये क्या हुआ L हुआ ठीक है ये बेसिकली x डायरेक्शन अकेली ली और ये जो बनाए हैं ये मैंने क्या बनाई है ये बेसिकली पोटेंशियल वॉल है ये क्या है पोटेंशियल वॉल है जिसके बाहर क्या है मेरा पार्टिकल नहीं जा पाएगा ठीक है यहाँ पर मेरा Vx इक्वल टू कितना बोला 0 बोला मैंने ये क्या है लेस देन 0 है x की वैल्यू क्या है 0 से कम यहाँ कितना आएगा Vx इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ भी कितना आएगा Vx इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ कितना आ जाएगा यहाँ पर एट L पे भी क्या है इन्फिनिटी और मेरा यहाँ 0 पे भी क्या है इन्फिनिटी मींस ये जो हमने बाउंड्रीज बनाई है बाउंड्रीज पे क्या कर दिया अगर इनका पोटेंशियल इनफाइनाइट कर दिया मींस ये जो वॉल की ये जो आपको वॉल दिख रही है ये
बॉक्स की, इसको इनफाइनाइट लेंथ कर दी, तो अब इसके अंदर मेरा कोई भी जो पार्टिकल है वो इसको क्रॉस ही नहीं कर पाएगा बाहर। इसका मतलब ये है कि मेरा जो पार्टिकल है सिर्फ इनसाइड द बॉक्स होगा। इसी कंडीशन को हमको करने के लिए हमने क्या करा, पोटेंशियल इनफाइनाइट कर दिया। ठीक है, क्या बोला मैंने कि ये जो कंडीशन दिख रही है आपको x यहाँ पे इक्वल टू भी लगा, इक्वल टू पे भी क्या है, इनफाइनाइट रहेगा, और ग्रेटर देन और लेस देन में भी क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अब ये तो समझ में आ गया कि ये बाउंड्री क्यों करा हमने, ताकि मेरा पार्टिकल बाहर ना जाए। ठीक है, पार्टिकल बाहर ना जाए, इसी को ही क्या बोलते हैं, टू अवॉइड टनलिंग। हम आगे जाके एक टनलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे। ये क्या होता है बेसिकली, अगर आपने कोई दीवारें बना दी तो क्लासिकल मैकेनिक्स यही बोलती है कि अब क्या होगा, इनफाइनाइट वॉल क्रिएट कर दी तो उसके बाहर पार्टिकल नहीं जा पाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग अगर बाहर नहीं जा पाएगा तो वो उसके लिए क्या हुआ, फॉरबिडन रीजन हुआ। जिस रीजन में जा सकता है वो क्या हुआ, अलाउड रीजन हुआ। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मेरा पार्टिकल वो क्लासिकली फॉरबिडन रीजन में भी जा सकता है, वहां मिल सकता है, और उसी को ही बोलते हैं टनलिंग इफेक्ट। ठीक है, हम आगे जाके पूरा टनलिंग इफेक्ट पे एक लेक्चर पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये पोटेंशियल जो करा है वो इनफाइनाइट इसलिए करा है ताकि हम टनलिंग को अवॉइड कर सके। टनलिंग में क्या होता है कि वॉल्स बनाने के बाद भी क्या होता है, पार्टिकल उसको क्रॉस करके बाहर मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर इनफाइनाइट पोटेंशियल कर देंगे तो फिर क्या होगा, टनलिंग कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, मींस आपका पार्टिकल कभी भी वॉल्स के बाहर नहीं मिलेगा। आया समझ में? तो ये सारी कंडीशन। अब कहने की बात ये आती है कि यहाँ पे पोटेंशियल जीरो क्यों लिया। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए, मैंने क्या लिखा है, कंसीडर अ फ्री पार्टिकल। अगर मेरा पार्टिकल कंप्लीटली फ्री है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी फोर्सेस नहीं है। अगर फोर्सेस नहीं है, फोर्स जीरो है, तो हम देखेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वल टू होता है पोटेंशियल का ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अगर मेरा फोर्स जीरो हो जाएगा तो बाय डिफॉल्ट मेरा क्या होगा, पोटेंशियल भी जीरो आ जाएगा। ओके, अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। आपको होप सो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ एक्स के अलोंग लिया है, ठीक है, और ये कोई डायमेंशन नहीं है कि आपने एक और डायमेंशन ले लिए, जस्ट पोटेंशियल वॉल क्रिएट करिए ताकि मेरा पार्टिकल बाहर ना जा सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं क्या, सबसे पहले यही आता है, फॉर इनसाइड द बॉक्स, फॉर इनसाइड द बॉक्स मेरा वी एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो। इसका रीजन समझ लेते हैं अपन। सिंस पार्टिकल इज फ्री, सिंस पार्टिकल इज फ्री, सो नो forces, therefore F इक्वल टू माइनस क्या होता है, dv बाई dx होता है। किसी भी चीज का हम चेंज निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस तो वो क्या कहलाता है, ग्रेडियंट कहलाता है। और यहाँ पे पोटेंशियल का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन निकाल रहे तो ये क्या बन जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बन जाता है। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि फोर्स इक्वल टू माइनस dv बाई dx होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, ये कितना आ गया, F इक्वल टू माइनस dv बाई dx आया। मेरा F कितना है, जीरो है, तो ये कितना आ गया, माइनस dv बाई dx इक्वल टू जीरो। x को वहां पहुंचा दिया, कितना आ गया, dv इक्वल टू जीरो, डी माइनस भी वहां लगा दिया तो dv इक्वल टू जीरो। तो चेंज d क्या बताता है, dv मीन्स चेंज इन पोटेंशियल। क्या बता रहा है, चेंज इन पोटेंशियल मेरा कितना आ रहा है यहाँ, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। दैट इज क्या बोल दूंगी मैं, v इक्वल टू क्या है मेरा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट में भी किसके बराबर, जीरो के बराबर। ठीक है, आया समझ में? क्या होगा मेरा यहाँ, dv इक्वल टू जीरो हुआ, मतलब चेंज इन पोटेंशियल मेरा क्या है, जीरो है। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो है तो मेरा क्या हुआ, v कांस्टेंट है, और अगर v कांस्टेंट है तो क्या आ गया, v मेरा कितना आ गया, v कांस्टेंट इक्वल टू जीरो आ गया। ओके, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं, क्या डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, और इसके पहले हम आउटसाइड द बॉक्स का भी देख लेते हैं सीन क्या है। क्या बताया था मैंने, फॉर आउटसाइड द बॉक्स, फॉर आउटसाइड द बॉक्स क्या है, वी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यों करा था, टू अवॉइड टनलिंग, टू अवॉइड टनलिंग।
ठीक है। और टनलिंग क्या होती है? इट इज अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक शॉर्ट में इसका रिव्यू देख लेते हैं। इट इज अ quantum mechanical phenomenon. It is a quantum mechanical phenomenon in which in which in which particle have tendency in which particle have tendency particle have tendency to be found in to be found in classically forbidden region, to be found in classically forbidden region, found in classically forbidden region. क्लियर है? ये क्या है? बेसिकली ये मेरा है टनलिंग. टू अवॉइड टनलिंग द पोटेंशियल is kept to be infinite. क्लियर है? क्यों इनफाइनाइट रखा? टू अवॉइड टनलिंग. ओके, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ से हमारा मेन डेरिवेशन स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. क्लियर है? हम ऑलरेडी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ चुके हैं. क्या आती है वो? डी डो स्क्वायर साई बाय में क्या आएगा? डो एक्स स्क्वायर आएगा. सिर्फ एक्स डायमेंशन ही क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि हमारा क्या है? 1D बॉक्स है. ठीक है, इसको चाहो तो यही ले लेते हैं. D2 साई में डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आता है यहाँ पर? 8. हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ये इक्वेशन हमने डिराइव भी करी थी. या तो आप यहाँ पर 8m के टर्म्स में ले लो, या फिर क्या ले सकते हो? प्लस 2m अपॉन में h कट स्क्वायर ले सकते हो. ठीक है, क्या ले सकते हो? 2m अपॉन में h कट स्क्वायर. और क्या आता था यहाँ पर? E माइनस वी साई इक्वल टू 0. यही थी मेरी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ये इक्वेशन आपको याद कर लेनी है, सब में यूज होगी. और डिराइव कैसे करते हैं तो आप हमारा प्रीवियस लेक्चर यहाँ पर देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि श्रोडिंगर इक्वेशन कहाँ से. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. हमें पता है वी नो v इक्वल टू कितना है? 0 है. ठीक है, तो क्या हो जाएगी फिर मेरी इक्वेशन? D2 साई बाय में डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर? E क्या आ जाएगा? 2m अपॉन में h कट स्क्वायर E साई इक्वल टू 0. ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? पार्टिकल इन 1D बॉक्स का वेव फंक्शन निकालेंगे, और वेव फंक्शन का यूज करके फिर सारी चीजें निकालेंगे. लाइक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे. ऑलरेडी हम ये सब कुछ कर चुके. हमने क्या करा? पहले ही हमने पार्टिकल इन 1D बॉक्स का वेव फंक्शन यूज कर लिया था. ठीक है, और सारी चीजें एवरेज वैल्यू, प्रोबेबिलिटी सब पहले ही कैलकुलेट कर लिया. अब हम फाइनली विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो वेव फंक्शन को डिराइव कर रहे हैं. ओके, चलिए क्या ये आ गया? यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं? लेट 2me अपॉन में h कट स्क्वायर, इसको मैं बोल देती हूँ ये किसके बराबर है? k स्क्वायर के बराबर है. ओके, मैंने क्या करा? अपने मन से लिया कि लेट 2me बाय h कट स्क्वायर इक्वल टू क्या है? k स्क्वायर. यहाँ पर क्या करा? ये पुट कर दो dx स्क्वायर, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन 1. ये कितना आ गया फिर? के स्क्वायर साई इक्वल टू 0. अब देखो यहाँ पर साई की वैल्यू फाइंड आउट करना है. इन जनरल आप लोग क्या करते हो? आप सभी को ये इक्वेशन सॉल्व करना आता है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये. इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे? x इक्वल टू आता था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना आता था? 2 है. तो यहाँ से क्या करते थे? इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते थे.
एक्स स्क्वायर है मतलब दो रूट्स आएंगे। अब ये भी एक तरह की क्या है, मेरी इक्वेशन है, लेकिन ये कैसी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये मैथमेटिक्स का अपने आप में एक टॉपिक है जहाँ पे हम जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपको 10th क्लास तक सॉल्व करना सिखाते ही हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन जो पार्ट होता है वो बेसिकली 11th-12th क्लास में आता है, ग्रेजुएशन में आता है जो लोगों का मैथ्स होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे, बाय solving differential equation, by solving differential equation we get the solution, of equation as follows। ठीक है, अब ये कैसे सॉल्व होती है, कहाँ से सॉल्व होती है, आपको वो डिटेल में नहीं जानना है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को आप याद कर लीजिएगा, वो डायरेक्ट हम यूज़ करें, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। इसकी अलग अलग मैथड्स होती है। ठीक है, जैसे वेरिएबल सेपरेशन मैथड होती है, एक लीनियर वेरिएशन करके मैथड होती है, तो ऐसे अलग अलग क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की मैथड होती है, 3-4 मैथड होती है। एक वेरिएबल सेपरेशन होता है जिसमें क्या करते हैं, साई एक तरफ चले जाएगा, एक्स वाली टर्म एक तरफ चली जाएगी, हमें वो सब नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मेरा सॉल्यूशन निकल के आ गया। अब याद रखना, individual can also be solution, individual क्या, a sin kx and b cos kx, individual a sin kx and b sin kx are also the solution of the differential equation just like their addition, ठीक है, इंडिविजुअल भी क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या करा, दोनों का एडिशन यूज करा, वो भी क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, अब देखो ये आ गया, सॉल्यूशन आ गया। अब ये सॉल्यूशन की हेल्प से क्या होगा, मेरा पूरा सॉल्व होगा। अभी क्या लगाऊंगी मैं, बाय यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, ऑलरेडी हमने ये पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में देखा था कि बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या करते हैं, हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है मेरी, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे क्या होगा भाई, मेरा x इक्वल टू 0 क्या था, x इक्वल टू 0 पे क्या बताया मैंने, मेरा वेव फंक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्यों, तभी तो आपने इनफाइनाइट पोटेंशियल कर दिया कि हाँ आपको वेव फंक्शन मिलेगा ही नहीं। तो बेटर है हम यहाँ पर इसको इनफाइनाइट करने की जगह यहाँ पर क्या करते हैं, ये कर देते हैं। ये ऐसा था मेरे पास, ठीक है, मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, ये क्या करा, पोटेंशियल ये हुआ, यहाँ पर बेसिकली बाउंड्री कंडीशन पे क्या होता है, साई एक्स इक्वल टू 0 रहता है, यहाँ पर पे भी साई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ऑलरेडी आपने पोटेंशियल इनफाइनाइट तो कर दिया है, यहाँ मेंशन कर ही दिया है, तो यहाँ वो लिखने की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं साई 0। ठीक है, बाउंड्री पे भी क्या होगा, मेरा पार्टिकल नहीं मिलेगा। ठीक है, वेव फंक्शन का मतलब ही क्या है, वेव फंक्शन का मतलब यही है कि वहाँ क्या होगा, वेव्स नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्ड पार्टिकल करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो क्या होगा, मेरा वेव फंक्शन 0 होगा। वेव फंक्शन 0 है मतलब वहाँ पार्टिकल मिल ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या करा मैंने, एट x इक्वल टू 0 साई इक्वल टू 0, ये क्या आ गया था मेरा, ये आ गया था बेसिकली सॉल्यूशन सॉल्व करा था, तो साई इक्वल टू आएगा। कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और यहाँ क्या करते थे, सपोज प्लस 1 इक्वल टू 0 करते थे, तो सपोज इसके रूट्स निकालते थे, तो क्या आता था, एक रूट आ गया +2, एक क्या आता था 3, तो यहाँ पर क्या लिखा, x के टर्म में लिखते थे। ठीक है, या फिर क्या कर सकते हो, ये
एक काम करते प्रॉपर ही बता देती हूँ मैं। यहाँ सपोज मैंने कितना लिया 5x और यहाँ कितना ले लिया +6 इक्वल टू 0। क्या रूट्स आ जाएंगे? x इक्वल टू एक रूट क्या आ जाएगा, यहाँ भी प्लस लिया, एक रूट आ गया मेरा कितना 3 प्लस का आया, ऐसे ही लिखते थे ना, 3 आ गया और कितना आ गया 2 आ गया। मींस x की जो भी वैल्यूज आई, जो सॉल्यूशन आए वो x के इक्वल आते थे। तो यहाँ जब मैं ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूंगी, कौन सी, जब मैंने ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी तो ये किसके लिए सॉल्व कर रही थी, साई के लिए सॉल्व कर रही थी। तो यहाँ पर जो मेरा सॉल्यूशन लिखाएगा वो भी किसके लिए लिखाएगा, साई इक्वल टू a sin kx प्लस b cos kx। ओके चलिए, तो अब क्या करूंगी, पुट कर देती हूँ ये कंडीशन, इसको दे देती हूँ सेकेंड। क्या लिखती हूँ, पुट द वैल्यूज इन सेकेंड। सेकेंड में पुट करते तो साई इक्वल टू 0 आ गया और क्या बचा, a साइन k की वैल्यू तो नहीं पता, 0 रखा, प्लस क्या होगा b आया cos k इंटू 0, x की जगह पे 0 रख दिया, साई की जगह पर 0 रख दिया, ये 0 हो गया। ये वाला साइन 0 बनेगा, ये क्या बन जाएगा, a साइन 0 प्लस कितना आ जाएगा b cos 0, ये 0 हुआ, a साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये कितना आ गया b आ गया। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा कि b इक्वल टू कितना आ गया मेरा 0 आ गया। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से हम क्या करते हैं और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास b की वैल्यू 0 आ गई। अगेन क्या करती हूँ मैं, अगेन एक और बाउंड्री कंडीशन है मेरी, वो क्या है, x इक्वल टू एल होता है तब भी मेरा साई क्या होता है 0 होता है, क्योंकि बाउंड्रीज पे वेव फंक्शन नहीं मिलता, वेव फंक्शन 0 है। अगेन ये पुट करते हैं हम। अब क्या करूंगी मैं, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, पहले देखती हूँ सेकेंड एंड थर्ड। थर्ड किसको दे देती हूँ मैं, थर्ड इसको दे देती हूँ, b इक्वल टू 0 को थर्ड दे देती हूँ मैं। क्लियर है। अब क्या करूंगी, मेरे पास सेकेंड वाली क्या थी, साई इक्वल टू a साइन kx प्लस b cos kx, और मेरी थर्ड इक्वेशन क्या आई, b इक्वल टू 0, पुट कर देती हूँ तो साई a साइन kx प्लस b अगर 0 हो गया तो बाद वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये क्या आ गया मेरा a साइन kx और वो 0 हट गया, इसको दे दी इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब क्या करूंगी, उसमें लिखूंगी मैं पुट द बाउंड्री कंडीशन, पुट द बाउंड्री कंडीशन, कौन सी बाउंड्री कंडीशन है, पुट द बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू एल एंड साई इक्वल टू 0 इन फोर्थ। फोर्थ में रखेंगे तो क्या आ गया, साई 0 आ गया, ये क्या आया a साइन, और ये कितना आ जाएगा k, और ये कितना आया l आ गया। क्लियर है, कितना आ गया, a साइन k l आ गया। अब देखो ध्यान से, a cannot be equal to 0, therefore क्या होगा मेरा, साइन kl इक्वल टू 0। देखो दो टर्म है, या तो 0 लाना है तो इसको 0 रखो, या फिर किसको 0 रखो, इसको रखो, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो मल्टीप्लाई में आप दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, और अगर आपको आंसर 0 लाना है तो उसमें से क्या होना चाहिए, एक आपका क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। तो अब आप a को 0 रखो या फिर साइन kl को 0 रखो। तो आप, मैंने बोला कि a को 0 नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते, इफ a इक्वल टू 0 एंड b is already 0, b is already 0, then entire psi becomes 0, entire psi becomes 0, which is not possible, which is क्या है भाई, which is not possible because particle is present, because particle is present inside the box, particle is present inside the box as per our assumption, as per our assumption. So psi
inside the box, psi inside the box cannot be zero and thus a cannot be zero. ओके, आया समझ में? आपने क्या बोला, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स है, और अगर आपने बी इक्वल टू जीरो ऑलरेडी निकाल लिया, उससे पीछे वाला टर्म तो आपका पूरा खत्म हो गया. अब आप बोल रहे हो कि ए इक्वल टू जीरो रख दो. अगर बी ऑलरेडी जीरो है, ए को भी जीरो रख दिया, तो जो साई की वैल्यू वो जीरो आ जाएगी इनसाइड द बॉक्स, जो हमारे अजम्पशन से गलत चले जाएगा. हमने तो माना है कि लेट अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इनसाइड द बॉक्स. अगर आपने साई जीरो कर दिया, इसका मतलब तो हो जाएगा कि पार्टिकल इनसाइड द बॉक्स भी नहीं. ओके, तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि साइन के एल इक्वल टू जीरो आएगा. ओके, एंड वी नो दैट, ये हम ऑलरेडी कहाँ पढ़ चुके हैं, जहां मैंने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था वहां पढ़ाया था कि साइन एन पाई इक्वल टू कितना आता है, जीरो आता है फॉर एन इक्वल टू 0 1 2 3 डैश डैश डैश. ठीक है, ये हम ऑलरेडी जनरल फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि साइन एन पाई की वैल्यू जीरो होती है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एन. ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे जीरो की जगह ये रख देते हैं. कितना आ जाएगा, साइन के एल इक्वल टू कितना आ गया, साइन एन पाई. दोनों जगह साइन साइन है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया, के एल इक्वल्स टू एन पाई. तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, एन पाई बाय एल. क्या आ गई, के की वैल्यू एन पाई बाय एल. इसको क्या नाम नंबर दे देती हूँ, ये हो गई इक्वेशन मेरी 5. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से ये जो इक्वेशन निकल के आई थी, कौन सी, ये वाली इक्वेशन आई थी फोर्थ वाली, जिसमें हमने क्या करा था, b की वैल्यू रख के ऑलरेडी. या तो आप क्या करो, ये जो आपका आया है सॉल्यूशन क्या आया था हमारे पास, हमने सॉल्यूशन को कुछ नाम दिया था, क्या, ये सेकेंड वाली जो इक्वेशन आई, हम इसमें क्या कर देते हैं, अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं. ठीक है, क्या करते हैं, पुट ए, अच्छा अभी ये तो निकला नहीं है, पुट b इक्वल टू जीरो एंड k इक्वल टू एन पाई बाय एल इन 2. ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरा, साई इक्वल टू क्या रहता है, ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स था. क्या करा, ए तो वैसा का वैसे ही रहेगा, के की जगह क्या आ जाएगा, एन पाई एक्स बाय एल, और ये कितना आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि बी की वैल्यू जीरो है. तो साई इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन एन पाई एक्स बाय एल. ये क्या आ गया मेरा, डिजायर्ड अननॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन. किसका, वेव फंक्शन. हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का क्या हो गया, ये डिजायर्ड वेव फंक्शन आ गया. लेकिन ये कैसा है भाई, अननॉर्मलाइज्ड है. ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि इतना सब करने के बाद फाइनली हमको ये वेव फंक्शन मिला, और हम ऑलरेडी इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना सीख चुके हैं. नॉर्मलाइजेशन हम ऑलरेडी लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जहां हमने प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन पढ़ा. तो आप वो लेक्चर एक बार देख लीजिएगा. मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना आ जाता है, नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट आता है √2/L. तो अब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कितना हो जाएगा मेरा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कितना हो गया मेरा, साई इक्वल्स टू √2/L साइन एन पाई एक्स बाय एल. आपको याद होगा, आप हर जगह यही फंक्शन यूज कर रहे थे. ठीक है, समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन मेरा कहाँ से डिराइव हुआ. ओके, क्लियर है. चलिए, अब मैंने बोला था कि आप दो तरीके से क्या कर सकते हैं, एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं. एक तो आइगन वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा कैसे करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू. तो हमें पता है फ्रॉम फर्स्ट क्या था, k इक्वल्स टू आपने क्या लेके चले थे, 2m अपॉन में h कट स्क्वायर था. एंड आपने क्या करा था, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी आई थी, फ्रॉम 5. k इक्वल्स टू कितना था अपने पास, n पाई बाय l. तो क्या करा मैंने, फ्रॉम 1 एंड 5 करा, k की वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम 1 एंड 5 कितना आ गया, n
एन पाई बाय एल, और ये किसके बराबर आ गया 2m e अपॉन में h कट स्क्वायर। ठीक है, e की वैल्यू यहाँ से इसको ही सॉल्व कर लेते हैं, h स्क्वायर को वहाँ ले जाओ, n पाई 2m l, ये आ गया e, ऐसे आ गया। ठीक है, फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, e इक्वल्स टू h कट स्क्वायर को ओपन कर दो, क्या आ गया n पाई, पाई इधर पे पाई पाई पाई, ठीक है, n हो गया, पाई हो गया। क्या आएगा इसके बाद अगर हम सॉल्व करेंगे इसको तो ओके, यहाँ पर k स्क्वायर था ना, ओके k स्क्वायर था, ये क्या हो जाएगा फिर, ये हमारे पास k स्क्वायर करना है ना, तो इसका स्क्वायर होना चाहिए, ये n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर। अभी ठीक है, n स्क्वायर पाई स्क्वायर, h कट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर 2ml स्क्वायर। ठीक है, क्या पुट करा मैंने यहाँ पर, h कट इक्वल्स टू कितना होता है, h अपॉन में 2 पाई, तो अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, e इक्वल्स टू अगेन आपका वही आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 ml स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या करा हमने, डायरेक्ट निकाला श्रोडिंगर इक्वेशन से, क्या निकाल ली, एनर्जी निकाल ली। ठीक है, एवरेज एनर्जी जो हमने साई ऑपरेटर साई स्टार इंटीग्रेट करके निकाली थी उससे भी वही आंसर आया था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से भी वही आया, और हमने आइगन वैल्यू इक्वेशन लगाई थी उससे भी मेरा आंसर क्या हुआ था, सेम आया था। क्लियर है, तो यहाँ तक बेसिकली ये हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने डिराइव कर लिया, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हेल्प से पार्टिकल इन 1D बॉक्स का वेव फंक्शन डिराइव कर लिया। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। इसके आगे हम नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे, पार्टिकल इन 1D बॉक्स का हम मोमेंटम निकालेंगे, फर्दर हम क्या करेंगे, इसके प्लॉट्स देखेंगे कि साई का कैसे प्लॉट निकलेगा, साई स्क्वायर का प्लॉट कैसे निकलेगा, फर्दर इससे कैसे तरह के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Okay, thank you for watching.